हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? कल हमने डिस्कस किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मेरे ख्याल से हम लोग कल 110 पर रुक चुके थे। 110 के आगे के सारे आर्टिकल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो इसको भी देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज 110 से। फिर से 110 रिवाइज करवा देता हूं आपको कि 110 जो है वो मनी बिल है, मनी बिल, ये 110 के अंडर में आता है। उसके बाद 112 जो है ये आपका एनुअल फाइनेंशियल बजट जो होता है, ठीक है, बजट। तो आप ध्यान रखेंगे कि बजट किसके थ्रू आता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के 112वें आर्टिकल के थ्रू आता है बजट, एनुअल फाइनेंशियल बजट। और आपके जो बिल का अप्रोप्रिएशन होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स, ये 114 के अंडर में आता है। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड आपके तीनों है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सीधा 123 पे आते हैं। 123 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको प्रेसिडेंट के पावर के बारे में पता चलता है। कौन सा पावर? प्रेसिडेंट का ऐसा पावर कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अब ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि अगर रिसेस चल रही है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट बंद है और उस समय आपको कुछ लॉ लेकर आना है, कुछ चीजें लेकर आनी है, तो उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर दीजिए। ये कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल के थ्रू? 123 के थ्रू, 123 के थ्रू ये कर सकता है। चलिए सुप्रीम कोर्ट पे आता है। 124 कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। 125 इसी में कहता है कि जजेस की सैलरी क्या होगी, जजेस की सैलरी, ये कौन बताता है आपको? 125वां। फिर जो 126 है ये बोलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे उसको कैसे आप अपॉइंट करोगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद जो है 127 और 128 ये भी जजेस के बारे में ही बोलता है। 127 जो है वो एडहॉक जजेस के बारे में बोलता है और 128 जो है वो रिटायर्ड जजेस के बारे में बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कितने रिटायर्ड जजेस जो है वो सिटिंग में होना चाहिए। ये 128 आपका कहता है, ठीक है। और 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा, यहां पर सारी कुछ चीजें लिखी जाएगी और आगे के केसेस के लिए उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। 130 में कहा जाता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जो भी सुप्रीम कोर्ट की सीट्स है उसके बारे में आपको 130 में कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 137 में आपको बताया जाएगा कि जजमेंट को रिव्यू कैसे करेंगे आप लोग, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको कैसे आप रिव्यू कर सकते हैं, वो 137 में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद 141 कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंड करेगा हर कोर्ट पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबसे ऊंचा होने वाला है, ये बाइंडिंग डिसीजन होने वाला है सारे जो है आपके कोर्ट्स पे, जो लोअर कोर्ट्स होता है सब पर। फिर 141 पर आते हैं सीधा। 141 और 149 ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग के साथ बिलोंग करता है। सीएजी में बताता है कि सीएजी क्या होता है, उनके अपॉइंटमेंट्स क्या होती है, उनके टेन्योर क्या होता है, ये सारी चीजें। और 149 में बताता है कि इनकी सीएजी की ड्यूटी क्या होती है। तो अगर आपको कहीं पर पूछ लिया जाए कि सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। 148 के अंडर, 149 के अंडर में उनके आर्टिकल्स आते हैं। नेक्स्ट इस पे आते हैं 153 से आपका स्टेट्स चालू होता है। तो 153 में जो है सबसे पहले आपको बताया जाता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। गवर्नर जो ऑफ स्टेट होता है, जैसे इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट का अगर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन देखा जाए तो वो गवर्नर होता है। तो गवर्नर ऑफ जो कौन होता है 153 में दिखाते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। 154 में यहां पर इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स बताए गए हैं। उसके बाद 161 में इनके पार्डनिंग पावर्स बताए गए हैं। देखिए ये सारे वही पावर्स है जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं। पार्डनिंग पावर्स, सजा कम कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 केसेस में ये गवर्नर नहीं कर सकता, बाकी हर केसेस में गवर्नर कर सकता है। 2 केस कौन से हैं? एक डेथ पेनल्टी अगर है, फांसी की सजा को कम करने के अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, वो जो है गवर्नर नहीं कर पाएगा। और एक कोर्ट मार्शल जो होता है, कोर्ट मार्शल मतलब जो सर्विसेज में है, आर्मी, सिविल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन लोगों के ऊपर अगर कोई केसेस वगैरह चलते हैं, उनके लिए कोई सजा सुनाई गई है, तो वो सजा कम कौन नहीं कर सकता? गवर्नर नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। 213 सबसे पहले पढ़ लेते हैं, हाई कोर्ट्स बताते हैं। 213 एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर गवर्नर के पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस बनाए। गवर्नर के पास एक पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस बनाए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 1, 2, 3 जो है वो प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस बनाने के, और 2, 1, 3 ये किसका है? गवर्नर का है, ठीक है। उसके बाद जो है 1
सॉरी 214 ये क्या होता है, ये आपका हाई कोर्ट का होता है, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स 214 के अंडर में आता है। उसके बाद 215 में कहता है कि हाई कोर्ट भी एक क्या होने वाला है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने वाला है, कि हाई कोर्ट के रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन आप करेंगे और आगे उसको यूज करेंगे लोअर कोर्ट्स को दिखाने के लिए। फिर 226 कहता है कि हाई कोर्ट के पास कौन कौन से रिट्स, ठीक है, रिट्स एक अपने आप में अलग डिफरेंट टॉपिक है, पर वो यहां पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। रिट्स जो है इश्यू करने के पावर हाई कोर्ट के किसके पास होते हैं, 2226 में। उसके बाद 233 में जो है वो कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है 233 में। तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाई कोर्ट वाले और सुप्रीम कोर्ट वाले सारे पावर्स। हाँ, और कंट्रोल सबऑर्डिनेट कोर्ट पे कैसे आप कंट्रोल करता है हाई कोर्ट, वो किस पे बताता है, 235 पर, 235 में ये बताया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ है नहीं, 243 का ए आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है ग्राम सभा एस्टैब्लिशमेंट का, ठीक है, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है आपको 243 ए में। और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत ये बताया गया है 243 बी में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल्स, 243 ए ग्राम सभा में है और 243 बी जो है ये किसके बारे में बात करता है, ये पंचायत के बारे में बात करता है। फिर उसका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ एरिया के बारे में बात की जाती है 244 में। सीधा हम लोग आते हैं 266 पे, 266 जहां पर आपको कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक फंड्स अकाउंट्स के बारे में बता दिया जाता है, जहां पर इंडिया के सारे पैसे रखे जाते हैं जो बाद में यूज किया जाएंगे कोई कोई चीजों पर। फिर 267 ये कंटिंजेंसी फंड के बारे में बताया जाता है, कंटिंजेंसी फंड। उसके बाद 280 बहुत इंपॉर्टेंट है, 280 यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंस कमीशन इसके बारे में दिखाया जाता है। फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करते हैं 280 के अंडर में, प्रेसिडेंट इसको इस्टेब्लिश करते हैं। और फाइनेंस कमीशन का सबसे मेन काम होता है कि जो भी पैसा आएगा पूरे देश में वो स्टेट वाइज कैसे बटेगा, कौन से स्टेट को कितना पैसा जाएगा, वो यहां पर बताया जाता है। फिर 300 ए पर आते हैं, 300 ए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले एक फंडामेंटल राइट थी, उसको हटाकर अब क्या बना दिया है, नॉर्मल राइट। ये है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अब फंडामेंटल से हटा दी गई है और प्रॉपर्टी जो है वो 301 में आती है, ध्यान रखिएगा। और जब भी मैं बात करता हूं ए बी सी डी का, इसका मतलब है कि इसको बाद में ऐड किया गया है, कि एक अमेंडमेंट से आई है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नेक्स्ट है 312, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करती है, ऑल इंडिया सर्विसेज। 315 ये आपके पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बात करती है, पब्लिक सर्विस कमीशंस जो होता है यानी यूपीएससी जो होगा और जो स्टेट पीएससीज होंगे उसके बारे में बात कौन करेगा, 315 करेगा। और 320 जो है वो फंक्शंस बताएगा इन पब्लिक सर्विस कमीशंस के, 315 जो है वो इसके एस्टैब्लिशमेंट बताएगा और फंक्शंस कौन बताएगा, 320 बताएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस पर चलते हैं, इलेक्शन कमीशंस के बारे में भी बात होती है यहाँ पर। फिर नेशनल कमीशंस के बारे में बात होती है, तो यहाँ पर एक 338 जो है वो कहता है कि नेशनल कमीशन होना चाहिए किसके लिए, SC STs के लिए, ठीक है। फिर एक 340 कहता है, 340 एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, हाँ 340 ये जो है ये कहता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आपके कमीशंस जो है वो अपॉइंट करने चाहिए आपको, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इनके लिए खिलाफ कुछ काम तो नहीं हो रहा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करिए इनके कंडीशंस क्या है। नेक्स्ट 343 जो है ये कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ये लैंग्वेज के बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड क्या हो रहा है ये, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, लैंग्वेज ऑफ यूनियन ये कौन बोलता है, 343। और 345 जो है ये कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स की क्या क्या ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है वो यहाँ पर कहा जाता है। 348 में भी लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं वो 348 में बताया है, ठीक है। और 351 में बोला है कि हिंदी लैंग्वेज को आपको डेवलप करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये कहां पर बोला गया है, 351 में, ठीक है। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस जो है वो आता है आपके 352, 356 और 360, ये तीन आपके इमरजेंसी प्रोविजंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इमरजेंसी होगी तो कहां पे लगाओगे, 352 के अंडर में लगाएंगे। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी या फिर आपको जिसी को आप प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल, ये जो है 356 के अंडर में लगाओगे। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो किसके अंडर में लगाओगे, 360 के अंडर में ही लगाओगे। तो ये तीन इमरजेंसी के बारे में हम बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल तो हमेशा ही लगता रहता है, इधर उधर कहीं पर अगर कोई गवर्नमेंट खराब हो जाती है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। नेशनल इमरजेंसी आपको पता है 1975 में एक बार लग चुकी है, इंदिरा गांधी लगा चुकी है। नेक्स्ट
361 बोलते हैं कि जो प्रोटेक्शन मिलता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, प्रेसिडेंट और गवर्नर इनका जो प्रोटेक्शन है, गवर्नर इनको जो भी प्रोटेक्शंस मिलते हैं उसके बारे में बात किया जाता है 361 में। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हो चुकी है। फिर 370 यहाँ पे पढ़ाने की मतलब नहीं बनता, 370 को रिपील कर लिया गया है, आप सब जानते हैं। बट 371A और को आपको याद रखना है। 371A ये कहता है कि नागालैंड के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविजंस आपको बनाने पड़ेंगे, नागालैंड के रिस्पेक्ट में 371A कहता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज में यहां बीच में रह चुका है 368 और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ये है पार्लियामेंट के पास पावर होता है अमेंड करने का। तो पार्लियामेंट अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंडमेंट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर अमेंड कर रही है पार्लियामेंट, तो वो किसके अंडर में करेगी? 368 के अंडर में करेगी। कौन सी चीज कर सकती है, कौन सी चीज नहीं कर सकती, वो कौन सा बताएगा, यहां पर आपको यही बताएगा। तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजों के बारे में। एक साथ एक बार मैं आपको सारे शेड्यूल्स के बारे में बता दूं कि सारे शेड्यूल्स किस चीजों के रिलेटेड है, और उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी सारी चीजें। तो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल ऐसा होता है आपका, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल, ऐसे टोटल आपके जो है 12 शेड्यूल तक के आपको ध्यान में रखना है। 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, पेन मेरा सॉरी अटक गया है, 2 मिनट अब मुझे दीजिएगा कि यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ हो चुकी है कि मेरा पेन चल नहीं रहा है। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ इसको। शेड्यूल हम लोग पढ़ लेते हैं तब तक, तो 1 सेकेंड आप रुकिएगा कि पहला शेड्यूल जो है वो किसके बारे में बताता है। ये आपका स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और इसके जो है आपके नाम वगैरह के बारे में बताता है। फिर यहाँ पर जो है आपके प्रिविलेजेस, जो एमेलमेंट्स, अलाउंसेस, सेकंड शेड्यूल ये बताता है कि जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को, लोकसभा के स्पीकर को, वो सब कहां पर दिखाया जाता है? आपका शेड्यूल 2 में। थर्ड शेड्यूल जो है ये डील करता है ओथ और अफर्मेशन से। ठीक है, जो शपथ ग्रहण वगैरह होती है, ओथ, अफर्मेशन, इससे कौन रिलेट करता है? शेड्यूल 3। फिर शेड्यूल 4 में आपको बताया जाता है राज्यसभा के एलोकेशन ऑफ द सीट्स के बारे में। राज्यसभा में जो भी सीट्स की एलोकेशन होती है वो किस तरीके से की जाती है, सीट एलोकेशन राज्यसभा, कौन बताता है? शेड्यूल नंबर 4। फिर शेड्यूल नंबर 5 जो है वो स्पेशल स्टेटस देता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स को। तो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में स्पेशली जो बोला जाता है वो कहां पर बोला जाता है? 5th में। और इसके अलावा 4 स्टेट्स के लिए उन्होंने अलग से एक शेड्यूल बनाया है, 6th, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 स्टेट में अगर कुछ होता है तो वो यहां पर आएगा। नेक्स्ट इस पे चलते हैं 7th नंबर पर आते हैं हम लोग। 7th नंबर पर, यहां पर 7th नंबर पर दिख रहा है कि यूनियन और लिस्ट जो होती है आपकी, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो सारी चीजें यहां पर आएगी। 8वें नंबर पर जो है वो आएगी आपकी सारी लैंग्वेजेस, ठीक है, वो यहां पर आने वाली है। उसके बाद जो आपकी शेड्यूल लैंग्वेजेस होती है, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, वो 22 में आने वाली है। 9th जो है वो आपके रिफॉर्म्स के साथ बिलोंग करता है। ठीक है, जो रिफॉर्म्स है उसके साथ बिलोंग करता है 9th, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन, ये जो है वो आपके 10th से बिलोंग करता है। उसके बाद 11th जो है वो आपका पंचायत के साथ बिलोंग करता है, पंचायत, इसको 73rd अमेंडमेंट्स के साथ लेकर आए थे। और 12th जो है ये आपके म्यूनिसिपैलिटीज के साथ बिलोंग करता है, इसको 70 म्यूनिसिपैलिटीज, इसको 74th अमेंडमेंट के साथ लेकर आए थे। ये 1992 में ऐड किया गया है, ये 1992 में ही ऐड किया गया है। तो ये सारे शेड्यूल्स भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के रिवीजन के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।